अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहैब हसन, इंस्ट्रक्टर सिविल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी सरगोदा। आज का हमारा टॉपिक है शीयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि शीयर फोर्स क्या होती है। अ फोर्स ड्यू टू स्ट्रक्चर स्लाइड डाउन एंड फेल। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से स्ट्रक्चर में क्रैक्स आते हैं और स्ट्रक्चर स्लाइड करके फेल हो जाता है, ऐसी फोर्स को हम शीयर फोर्स कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस फ्राम वन पॉइंट टू अनदर एंड ऑफ बीम। आरसीसी बीम के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक या एक पॉइंट से लेकर दूसरे सिरे तक जितनी भी फोर्सेस अमल दरामद करती हैं, अगर उन तमाम फोर्सेस का मजमूआ ले लिया जाए तो वो फोर्स शीयर फोर्स कहलाएगी। आगे है इफ़ेक्ट्स ऑफ शीयर फोर्स ऑन आरसीसी बीम के शीयर फोर्स के आरसीसी बीम पर असरात क्या होते हैं। सबसे पहला इफेक्ट है हॉरिजॉन्टल शीयर। अ फोर्स ड्यू टू डिफरेंट लेयर ऑफ कंक्रीट इन आरसीसी बीम आर डिस्टर्ब एंड फेल। हॉरिजॉन्टल शीयर फोर्स किस तरह से आरसीसी बीम के ऊपर असरअंदाज होती है, या इसका पहला इफेक्ट क्या होता है कि कंक्रीट बीम में जो कंक्रीट की पोरिंग की जाती है आरसीसी बीम में, वो बाय लेयर्स की जाती है। तो शीयर फोर्स का पहला इम्पैक्ट क्या होता है कि जो आरसीसी बीम की लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे शक्ल में नज़र आ रहा है कि ये दो डिफरेंट लेयर्स हैं, तो हॉरिजॉन्टल शीयर फोर्स की वजह से इन दोनों लेयर्स के दरमियान जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी या फेल हो जाएगी, जिसकी वजह से आरसीसी बीम स्लाइड करके फेल हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, डायगोनल टेंशन शीयर। Cracks are appeared in tension zone of RCC beam when shear force greater than bending moment। अगर RCC बीम में किसी पॉइंट पे shear force की मकदार बेंडिंग मोमेंट से ज़्यादा हो जाए तो उस बीम में टेंशन जोन के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे। तो ये एक RCC बीम का क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन के अंदर बीम की सारी जो डिटेल है वो ज़ाहिर की गई है। ये वाली डायमेंशन ब्रेथ ऑफ बीम कहलाएगी, ये टोटल हाइट होगी। इन दोनों बीम को दो हिस्सों में डिवाइड करने के लिए एक डॉटेड लाइन जो है वो जाहिर की गई, इसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तमाम फोर्सेस और तमाम मूवमेंट्स ज़ीरो के बराबर होती हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कंप्रेशन जोन होता है जहाँ पे तमाम फोर्सेस को कंक्रीट बर्दाश्त करती है, और सिंपली सपोर्टेड बीम में न्यूट्रल एक्सिस से नीचे टेंशन जोन होता है जहाँ पे तमाम टेंसाइल फोर्सेस को स्टील बर्दाश्त करता है। तो ये जो रेड बार्स हैं ये टेंशन जोन का मेन स्टील है। इसके अलावा कंप्रेशन जोन के अंदर भी दो बार प्रोवाइड की जाती हैं जिनको डिस्ट्रीब्यूशन बार, एंकरेज बार या टेम्परेचर बार कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बार इनको इसलिए कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार को एक जगह पे फिक्स करके रखने के लिए इनके गिर्द एक रिंग लपेटा जाता है स्टील बार का फ्रेम बनाने के लिए। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार क्या होती हैं, ऊपर से आने वाले लोड को इन रिंग बार की रिंग स्टिरप्स की लेग्स की मदद से मेन बार के ऊपर ट्रांसफ़र करती हैं। तो डायगोनल टेंशन शीयर से क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट पे शीयर फोर्स की मिकदार बेंडिंग मूवमेंट से ज़्यादा हो जाए तो बीम के एंड्स के ऊपर, सिरों के ऊपर शीयर फोर्स की मिकदार ज़्यादा होती है, दरमियान में शीयर फोर्स की मिकदार कम होती है। जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में किनारों के ऊपर बेंडिंग की मिकदार ज़ीरो होती है और सेंटर में बेंडिंग मूवमेंट की मिकदार ज़्यादा होती है। तो बीम में जिस जगह पे शीयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट से ज़्यादा होगी वहाँ पर इंक्लाइंड 45 डिग्री एंगल के ऊपर क्रैक्स आ जाएंगे जो कि डायगोनल टेंशन शीयर्स की वजह से आएंगे। तीसरा जो इफेक्ट होगा शीयर फोर्स का आरसीसी बीम के ऊपर वो होगा डायगोनल कंप्रेशन शीयर। Cracks are appeared in compression zone of RCC beam due to excessive point load। अगर RCC बीम में किसी पॉइंट के ऊपर जो कंसनट्रेटेड लोड है, पॉइंट लोड है, उसकी मिकदार ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होगा कि बीम के कंप्रेशन जोन के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे जो कि डायगोनल कंप्रेशन शीयर की वजह से आएंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ शीयर फोर्स कि शीयर फोर्स की वैल्यू मुख्तलिफ बीम्स के अंदर कितनी होगी। तो इस यहाँ पे हमने दो तरह की बीम डिस्कस की हैं, कैंटिलीवर बीम है और
सिंपली सपोर्टेड बीम है। कैंटिलीवर बीम के दो केसेस बनेंगे, एक होगा कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड और दूसरा होगा कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल लोड। पॉइंट लोड को पी से डिनोट करते हैं, यूडीएल लोड को स्मॉल डब्ल्यू से। तो कैंटिलीवर बीम के फ्री एंड के ऊपर शीयर फोर्स की मकदार हमेशा कम से कम होगी, मिनिमम होगी, और फिक्स एंड के ऊपर मैक्सिमम होगी। इसकी वजह क्या है कि कैंटिलीवर बीम में एक सपोर्ट होती है और फिक्स सपोर्ट होती है। फिक्स सपोर्ट में एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है और तीसरी जो है वो मूवमेंट होती है। तो जो वर्टिकल रिएक्शन होगा, फॉर एग्जांपल ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पे जो वर्टिकल रिएक्शन होगा उसको हम वी ए लिखे, वी ए से मुराद होगा पॉजिटिव शीयर फोर्स। तो यहाँ पे नेगेटिव शीयर फोर्स होगी, यहाँ पे पॉजिटिव शीयर फोर्स होगी। तो फिक्स एंड के ऊपर हम शीयर फोर्स जो सपोर्ट का रिएक्शन है उसको हम पॉजिटिव होने की वजह से मैक्सिमम कंसिडर करेंगे और फ्री एंड के ऊपर जो शीयर फोर्स होगी वो मिनिमम होगी। इसी तरह अगर बीम जो है वो कैंटिलीवर है और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, तो फ्री एंड के ऊपर शीयर फोर्स की मकदार जो है वो मिनिमम होगी और फिक्स एंड के ऊपर शीयर फोर्स की मकदार मैक्सिमम होगी। यूडीएल लोड जो होता है यूनिट लेंथ लोड होता है, 1 फीट के हिसाब से या 1 मीटर के हिसाब से बीम पर या सारे बीम पर जो है या बीम के कुछ हिस्से पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पे स्केच में यूडीएल एक लोड है डब्ल्यू, ये एल स्पैन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो जो फ्री एंड के ऊपर शीयर फोर्स 0 होगी, फिक्स एंड के ऊपर शीयर फोर्स मैक्सिमम होगी, लेकिन जो यूडीएल है वो पूरे स्पैन के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो टोटल जो शीयर फोर्स होगी या मैक्सिमम शीयर फोर्स होगी वो इस एंड ने बर्दाश्त करनी है, फिक्स सपोर्ट ने या फिक्स एंड ने। तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम शीयर फोर्स होगी वो W इंटू एल के बराबर होगी। तो जितना यूडीएल लोड है उसको टोटल स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमारे पास फिक्स एंड के ऊपर मैक्सिमम शीयर फोर्स आ जाएगी। दूसरा जो टाइप है शीयर फोर्स के लिहाज से बीम की वो है सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम में भी दो केस बनेंगे, एक होगा सिंपली सपोर्टेड विद पॉइंट लोड, दूसरा होगा सिंपली सपोर्टेड विद यूडीएल लोड। पहले केस में क्या है कि एक सिंपल सपोर्टेड बीम है, उसके मिड पॉइंट के ऊपर एक पॉइंट लोड अमल कर रहा है। तो अगर किसी बीम के सेंटर के ऊपर एक पॉइंट लोड अमल करता है तो ऐसे बीम को आप सिंपली सपोर्टेड भी कहते हैं अगर उसकी नंबर ऑफ सपोर्ट 2 हो, और ये बीम सिमेट्रिकल भी होता है अगर सेंटर पे लोड अप्लाई हो रहा है। तो सेंटर पे लोड अप्लाई हो रहा है तो नंबर ऑफ सपोर्ट जो है वो 2 हैं, हाफ लोड एक सपोर्ट बर्दाश्त करेगी और हाफ लोड एक दूसरी सपोर्ट बर्दाश्त करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ से सेंटर पे पॉइंट लोड 500 किलोग्राम लग रहा है, तो नंबर ऑफ सपोर्ट 2 हैं, रिएक्शन भी 2 होंगे, तो 250 किलोग्राम एक सपोर्ट बर्दाश्त करेगी और 250 किलोग्राम दूसरी सपोर्ट बर्दाश्त करेगी। और सपोर्ट्स के ऊपर रिएक्शन होने की वजह से पॉजिटिव शीयर फोर्स होगी और सेंटर में ये डाउनवर्ड फोर्स है तो ये नेगेटिव होगी। तो सपोर्ट पर रिएक्शन होने की वजह से सपोर्ट्स के ऊपर शीयर फोर्स की मकदार जो है वो मैक्सिमम होगी और सेंटर के ऊपर जो है शीयर फोर्स की मकदार मिनिमम होगी। दूसरा है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यूडीएल जो यूनिट लेंथ लोड है इसको टोटल लोड के अंदर चेंज करेंगे। टोटल लोड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जितना यूडीएल लोड है और जितने स्पैन पे वो अमल कर रहा है उसको स्पैन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूडीएल डब्ल्यू है, कितने स्पैन पे लग रहा है, एल स्पैन के ऊपर, तो यूडीएल को लोड को एल स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से हमारे पास टोटल लोड आ जाएगा। तो यूडीएल को जब भी स्पैन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पॉइंट लोड बनता है और पॉइंट लोड बन के उतने ही स्पैन के वो सेंटर में आ जाता है। तो जब यूडीएल लोड को हम स्पैन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट लोड बन जाएगा। तो ये पहले केस की तरह ही हम इसको डील करेंगे, पॉइंट लोड बन के ये सेंटर में आ गया है, हाफ लोड एक सपोर्ट बर्दाश्त करेगी और हाफ लोड दूसरी सपोर्ट बर्दाश्त करेगी। तो टोटल जो यूडीएल लोड हमारे पास बना है वो WL के बराबर है, नंबर ऑफ सपोर्ट 2 हैं, रिएक्शन भी 2 होंगे, हाफ लोड एक सपोर्ट बर्दाश्त करेगी, एक सपोर्ट हाफ लोड के खिलाफ रिएक्शन करेगी और दूसरी सपोर्ट भी हाफ लोड के खिलाफ रिएक्शन करेगी। तो टोटल लोड अगर WL के बराबर है और जो यूडीएल लोड है उसको हमने स्पैन से मल्टीप्लाई किया, वो पॉइंट लोड बना है और स्पैन के मिड में आ गया है, तो हाफ लोड एक सपोर्ट बर्दाश्त करेगी, यानी WL/2 एक सपोर्ट बर्दाश्त करेगी और WL/2 दूसरी सपोर्ट जो है वो लोड बर्दाश्त करेगी। तो कैंटिलीवर बीम में क्या होगा, फ्री एंड के ऊपर शियर फोर्स मिनिमम, फिक्स एंड के ऊपर शियर फोर्स मैक्सिमम, वो कोई भी केस है, पॉइंट लोड है या यूडीएल है। जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या होगा कि फ्री एंड के ऊपर शियर फोर्स की मकदार मैक्सिमम होगी
और फिक्स एंड के ऊपर शियर फोर्स फिक्स एंड के ऊपर या स्पोर्ट्स के ऊपर शियर फोर्स की मकदार मैक्सिमम होगी, जबकि सिंपली सपोर्टेड बीम में सेंटर के ऊपर शियर फोर्स की मकदार मिनिमम होगी। नेक्स्ट है साइंस ऑफ शियर फोर्स, कि शियर फोर्स की अलामात क्या होंगी। तो इसके लिए जो सादा सा तरीका है, आप ये इसको याद रख लें, या इस तरीके से शियर फोर्स को आप डील करें कि जो अपवर्ड शियर फोर्सेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, जो डाउनवर्ड शियर फोर्सेस होंगी वो नेगेटिव होंगी। अपवर्ड को हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे और डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो जो अपवर्ड पॉजिटिव शियर फोर्स होगी वो हमेशा रिएक्शन की होगी, ऊपर से आने वाला चाहे पॉइंट लोड है चाहे यूडीएल लोड है, उसकी जो शियर फोर्स होगी वो नेगेटिव ही होगी। या आप इस तरीके से भी इसको जो है वो डील कर सकते हैं कि अगर आपने बीम में लेफ़्ट टू राइट जाना है, अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, ये इसकी सपोर्ट्स हैं और दो इसके ऊपर पॉइंट लोड अप्लाई हो रहे हैं, तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, अगर ये राइट सपोर्ट है और ये लेफ़्ट सपोर्ट है, तो अगर आप लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो फिर क्या होगा कि अपवर्ड फोर्सेस जो कि रिएक्शन की होंगी वो पॉजिटिव होंगी, और ये जो दोनों डाउनवर्ड फोर्सेस हैं, जो दोनों पॉइंट लोड हैं, इनको आपने नेगेटिव लेना है। अगर आप राइट सपोर्ट से लेफ़्ट सपोर्ट की तरफ आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे कि राइट सपोर्ट से लेफ़्ट की तरफ आते हुए जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी, यानी कि जो रिएक्शन होंगे, सपोर्ट का रिएक्शन होगा, उसको आप नेगेटिव लेंगे, और जो पॉइंट लोड है या यूडीएल लोड है जो अप्लाई हो रहा है बीम के ऊपर और डाउनवर्ड है, उसको आप पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट है कि हाउ टू कंट्रोल शियर फोर्स, कि शियर फोर्स अगर बीम पर अप्लाई हो रही है तो उसके 3 इफ़ेक्ट होंगे। बीम के अंदर वो क्रैक्स लेके आएगी, क्रैक्स की वजह से, और उसके जो बीम के में कंक्रीट लेयर्स हैं वो डिस्टर्ब होंगी, टेंशन जोन में क्रैक्स आएंगे, कंप्रेशन जोन में क्रैक्स आएंगे। तो शियर फोर्स को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या इसको शियर फोर्स से आप बीम को कैसे महफूज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके लिए शियर रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल होती है। शियर रीइंफोर्समेंट 2 तरह की होती है, बेंट अप बार और स्टीरप्स। तो इसके लिए आप बीम का क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्रॉस सेक्शन के अंदर ये जो नीचे बार आपको नज़र आ रही हैं ये मेन बार हैं, ऊपर जो ये 2 बार आपको नज़र आ रही हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हैं, नीचे ये जो बार हैं ये मेन बार हैं जो कि टेंसाइल फोर्सेस को बर्दाश्त करती हैं। अब इनके गिर्द आपने एक रिंग लपेटा हुआ है जो कि जिसको आप स्टीरअप कहते हैं। अब इस स्टीरअप का मकसद क्या है कि ये मेन और डिस्ट्रीब्यूशन बार को जोड़ के रखती है, फिक्स करके रखती है। तो और ये जो नीचे आपने टेंशन बार मेन स्टील प्रोवाइड किया है। तो शियर इन्फोर्समेंट में आप क्या करेंगे, शियर इन्फोर्समेंट 2 तरह की होती है। बेंट अप बार, बेंट अप बार में आप क्या करते हैं कि ये जो नीचे आपने फॉर एग्जांपल आरसीसी बीम के अंदर टेंशन जोन में आपने 4 स्टील बार प्रोवाइड किए हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर अल्टरनेटिव बार को, अल्टरनेटिव से मुराद ये होगा कि हर दूसरी बार को हमने किसी न किसी एंगल के ऊपर बेंड कर देना है। जैसा कि आपको ये शक्ल में नज़र आ रहा है कि ये 4 बार हैं, तो पहली बार को हमने क्या किया है, नीचे से वो स्ट्रेट है, जहाँ पे शियर फोर्स की मकदार ज़्यादा होगी स्पोर्ट्स के करीब जाकर हमने उसको किसी एंगल पे बेंड कर देना है। एंगल कौन सा हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री हो सकता है और 60 डिग्री। तो हमने इसको किसी न किसी एंगल पे बेंड कर देना है। बेंड करके ये ऊपर वाले कंप्रेशन जोन में चली जाएगी। तो यहाँ पे ये जो बार होगी जिसको हमने बेंट अप बार का नाम दिया है, ये शियर फोर्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगी। और बेंट अप बार का ये जो पोर्शन बेंट हुआ है इसको क्रैंक कहते हैं। शियर इन्फोर्समेंट के लिए जो बेंट अप बार होती हैं वो अलग से आप नहीं डालते, बल्कि जो मेन बार आपने टेंशन को बर्दाश्त करने के लिए बीम में डाली हैं
हर अल्टरनेटिव बार को आपने किसी एंगल के ऊपर बेंड कर देना है। जैसा कि आपको स्केच में नज़र आ रहा है, एंगल क्या होगा, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री और 60 डिग्री होगा। हर अल्टरनेटिव बार को आपने इसी तरह बेंड करना है। बेंड करके आप इनको कंप्रेशन जोन में, ऊपर वाले जोन में ले जाएंगे जहाँ पे कंक्रीट एक्टिव होती है। वहाँ पर ये जो बार का ये वाला पोर्शन है ये शीयर फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए इस्तेमाल होगा, या शीयर फोर्स को बर्दाश्त करने का काम देगा। दूसरी जो शीयर इन्फोर्समेंट होती है वो स्टिरप्स होती हैं। स्टिरप के बीम में इस्तेमाल करने के दो मकसद हैं। पहला मकसद तो इसका ये है कि ये मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार को जोड़ के रखती है, फिक्स करके रखती है, आगे पीछे उनको मूव नहीं करने देती। दूसरा इसका मकसद क्या होता है कि स्टिरप्स शीयर फोर्स को भी बर्दाश्त करती हैं। तो जैसा कि आपको ये प्लान में नज़र आ रहा है कि ये जो नीचे वाली बार है ये मेन बार है, ऊपर ये जो बार है ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और इसमें ये जो आपको ग्रीन बेंट हुई बार नज़र आ रही हैं ये बेंट अप बार हैं जिनको हमने किसी ने एंगल पे बेंड किया हुआ है। और इनके गिर्द ये स्ट्रेट आपको एक लाइन, एक बार नज़र आ रही है। बेसिकली ये स्टिरप्स हैं। ये स्टिरप्स क्या करती हैं, शीयर फोर्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस शो करती हैं। तो जहाँ पे शीयर फोर्स ज़्यादा होगी, इन बार्स के दरमियान जो फासला होगा, स्पेसिंग होगी, उसको कम कर देंगे। और जहाँ पे शीयर फोर्स ज़्यादा होगी, इन बार्स के दरमियान फासले को हम, जहाँ पे शीयर फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ पे बार्स के दरमियान फासला कम हो जाएगा, और जहाँ पे शीयर फोर्स कम होगी वहाँ पे बार्स के दरमियान फासला ज़्यादा होगा, जिसको स्पेसिंग ऑफ बार्स या स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है बेंडिंग मूवमेंट। क्या होता है, अ मूवमेंट विच इज़ ट्राई टू बेंड द बीम। ऐसी मूवमेंट जो किसी भी आरसीसी बीम को झुकाती है या झुकाने की कोशिश करती है, या जिस मूवमेंट की वजह से बीम में बेंडिंग पैदा होती है, या जिस मूवमेंट की वजह से बीम में डिफ्लेक्शन आती है, सैगिंग या हागिंग होती है, उस मूवमेंट को आप बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। या दूसरा हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इनटू देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। बीम के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जितनी भी फोर्सेस अमल करती हैं, उन फोर्सेस के मुतल्लिका फासला से अगर हम ज़रब देंगे और जो हासिल ज़रब हमारे पास आएगा, अगर उन सब को हम जमा कर लेंगे तो जो मूवमेंट हमारे पास बनेगी वो बेंडिंग मूवमेंट कहलाएगी। तो जैसे आपको ये स्केच में नज़र आ रहा है कि बेंडिंग मूवमेंट से पहले बीम हॉरिजॉन्टल होगा, स्ट्रेट होगा, 0 डिग्री होगा। जब एक्सेसिव लोड अप्लाई होगा तो एक्सेसिव लोड की वजह से बीम में झुकाव आ जाएगा। ये झुकाव डाउनवर्ड भी हो सकता है और इसमें जो इलास्टिक कर्व है वो अपवर्ड भी हो सकती है। तो ये जो झुकाव आएगा ये बेंडिंग मूवमेंट की वजह से आएगा। और बेंडिंग मूवमेंट बीम के अंदर बीम के अपने वज़न की वजह से, यानी कि सेल्फ लोड की वजह से और एक्सटर्नल लोड की वजह से पैदा होती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट के बीम पर असरात क्या होते हैं? तो बेंडिंग मूवमेंट के जो है वो दो तरह के असरात होते हैं। पहले बीम में जो है वो बेंडिंग होती है और बेंडिंग के बाद बीम में डिफ्लेक्शन आती है। डिफ्लेक्शन जो है वो बीम के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, बीम में झुकाव आ जाता है। अगर आप इस स्केच को देखते हैं तो इसमें ये बीम जो है लोड लगाने से पहले ये स्ट्रेट था। जब इस पे एक्सेसिव लोड अप्लाई हुआ तो इसकी ये कर्व बनी है, ये लोड की वजह से झुक गया है। तो जितना बीम सेंटर से नीचे जाएगा लोड की वजह से, इसको हम डिफ्लेक्शन कहेंगे। और बीम में डिफ्लेक्शन बीम के सेल्फ लोड और एक्सटर्नल लोड की वजह से आती है। अब बीम में बेंडिंग मूवमेंट का इफेक्ट जो है वो दो तरह का होता है, सैगिंग और हागिंग। सैगिंग में क्या होता है कि जो इसकी इलास्टिक कर्व होती है वो डाउनवर्ड होती है, और हागिंग में जो इलास्टिक कर्व बनती है वो अपवर्ड होती है। सैगिंग जो है वो इन बिटवीन द स्पोर्ट्स होती है, और हागिंग जो है वो स्पोर्ट से बाहर होती है। फॉर एग्जांपल अगर एक ओवर हैंगिंग बीम है, ओवर हैंगिंग बीम क्या होगा कि ये स्पोर्ट्स के दरमियान सिंपली सपोर्ट जैसा होगा, और स्पोर्ट से बाहर ये कैंटिलीवर जैसा कि एक साइड से फिक्स या दूसरी साइड से ये फ्री है। तो स्पोर्ट्स के दरमियान जो बेंडिंग कर्व बनेगी, इलास्टिक कर्व बनेगी बेंडिंग मूवमेंट की वजह से, वो सैगिंग में आएगी। और स्पोर्ट्स से बाहर जो बेंडिंग की वजह से कर्व बनेगी वो हागिंग में बनेगी, और ये अपवर्ड कर्व होगी। तो जो सैगिंग है ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से होती है, और हागिंग जो है वो नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से होती है। जैसे कैंटिलीवर बीम में नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट होती है। और पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, बीम में मेन बार नीचे प्रोवाइड करते हैं, और जबकि
हागिंग को कंट्रोल करने के लिए, हागिंग की वजह क्या होती है, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होती है, इसको कंट्रोल करने के लिए मेन बार बजाय बीम में नीचे डालने के हम मेन बार को ऊपर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट, कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बीम में कहाँ पे मैक्सिमम होगी, कहाँ पे मिनिमम होगी। तो इसके लिए भी हमारे पास दो केसेस हैं कि एक क्या होगा कि अगर कैंटिलीवर बीम है उसमें बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, दूसरा है कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है। कैंटिलीवर बीम में भी शियर फोर्स की तरह इसके दो केसेस बनेंगे, एक होगा कैंटिलीवर विद पॉइंट लोड, दूसरा क्या होगा कैंटिलीवर विद यूडीएल लोड। तो अगर कैंटिलीवर लोड है कैंटिलीवर बीम है और उसके फ्री एंड के ऊपर पॉइंट लोड लग रहा है, तो उसकी बेंडिंग मोमेंट जो है वो कहाँ पे मिनिमम होगी, कहाँ पे मैक्सिमम होगी। तो सबसे पहले मूवमेंट जो है वो फोर्स इनटू डिस्टेंस के बराबर होती है, कि फासले को उसके मुतल्लिका डिस्टेंस की तरफ देते हैं तो मूवमेंट बन जाती है। तो अगर आप फ्री एंड को देखते हैं, फ्री एंड के ऊपर फोर्स तो P है लेकिन इस पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, 0। और अगर आप फिक्स हैंड की तरफ जाते हैं, फिक्स हैंड से बेंडिंग मोमेंट आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि पीछे से आने वाली फोर्स को लेंगे और मुतल्लिका पॉइंट तक आप डिस्टेंस लेंगे। तो अगर आपने बेंडिंग मोमेंट लेनी है फिक्स पॉइंट तक, तो यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि पीछे से आने वाली फोर्स है पॉइंट लोड P और फिक्स एंड तक जो डिस्टेंस है वो L के बराबर है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होगी, P इंटू L के। यानी कि अगर बीम कैंटिलीवर है तो उसके फ्री एंड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट 0 होगी और फिक्स एंड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी। दूसरा, अगर बीम कैंटिलीवर है और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसमें आप बेंडिंग मोमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा यही फार्मूला देखेंगे, मूवमेंट किसके बराबर है, फोर्स इनटू डिस्टेंस के। तो फ्री एंड के ऊपर तो यहाँ पे ना फोर्स है ना ही डिस्टेंस है, तो यहाँ तो मूवमेंट हो जाएगी 0, जबकि यूडीएल लोड सारे बीम पे अप्लाई हो रहा है, टोटल स्पैन है L के बराबर। तो यूडीएल लोड को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है कि यूडीएल लोड को स्पैन से 2 बार ज़रब देते हैं, एक दफ़ा पूरे स्पैन से, दूसरी दफ़ा उसी स्पैन के हाफ के साथ। इसकी वजह क्या होती है, जब यूडीएल को हम फासले से ज़रब देते हैं तो ये पॉइंट लोड बनता है और पॉइंट लोड बन के उतने ही स्पैन के सेंटर में आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक लोड है 100 किलोग्राम पर मीटर और स्पैन हमारे पास है 5 मीटर। तो मूवमेंट का फार्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डी के बराबर है। तो फोर्स है 100 किलोग्राम पर मीटर और डिस्टेंस है हमारे पास 5 मीटर। तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये बनेगा 500 किलोग्राम। जबकि ये जो 500 किलोग्राम है ये मूवमेंट नहीं है, ये फोर्स है। तो इसको दोबारा फोर्स बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये जो यूडीएल लोड था जितने स्पैन के ऊपर अप्लाई हो रहा था इतने स्पैन के हाफ से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, ये आ जाएगा 1250 किलोग्राम डॉट मीटर। तो अब ये एक प्रॉपर मूवमेंट बनी है, क्योंकि हमें पता है मूवमेंट होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स का यूनिट किलोग्राम आ गया और डिस्टेंस का मीटर आ गया। तो जब कैंटिलीवर बीम होगा और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडीएल लोड अप्लाई हो रहा है, तो फ्री एंड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट 0 होगी और फिक्स एंड के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी। किस तरह से मैक्सिमम होगी कि यूडीएल लोड W है, एक दफ़ा फासले से मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट लोड बना और स्पैन के सेंटर में आ गया। मूवमेंट बनाने के लिए क्या करेंगे, इतने ही स्पैन के हाफ से इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मूवमेंट इसकी बन जाएगी WL²/2। दूसरा केस, दूसरा बीम देख लें कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो सेंटर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगी और स्पोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होगी। किस तरह से मैक्सिमम होगी कि अगर एक बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है और उसके सेंटर पे पॉइंट लोड अमल कर रहा है, तो हाफ लोड एक सपोर्ट बर्दाश्त करेगी आधा लोड, और हाफ लोड जो है वो दूसरी सपोर्ट बर्दाश्त करेगी अगर बीम सिमेट्रिकली या सेंटर पे पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है। तो P लोड अप्लाई होता है, P/2 एक सपोर्ट ने बर्दाश्त करना है और P/2 दूसरी सपोर्ट ने बर्दाश्त करना है। फ्री एंड के ऊपर जो स्पोर्ट्स है वहाँ पे फोर्स तो है लेकिन डिस्टेंस नहीं है। तो मूवमेंट का फार्मूला हमें पता है, फोर्स इंटू डी होता है। तो फोर्स तो P/2 आ गई लेकिन डी क्या है, 0 है। तो फिक्स एंड के ऊपर जो है
या स्पोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी दोनों स्पोर्ट्स के ऊपर। और सेंटर पे मैक्सिमम कैसे होगी कि हमें ये पता है कि सेंटर तक डिस्टेंस है L/2 और पीछे से आने वाली फोर्स है P/2। मूवमेंट होती है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो फोर्स आ जाएगी P/2 और डिस्टेंस आ जाएगा L/2। यहाँ से मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट जो सेंटर पे होगी वो बनेगी PL/4। और दूसरा केस है कि अगर बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है और उसके सारे स्पैन के ऊपर यूडियल लोड अप्लाई हो रहा है, तो उसकी जो है मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहाँ पे होगी, फ्री एंड जो उसकी स्पोर्ट्स हैं वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट ज़ीरो होगी और सेंटर के ऊपर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होगी। किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख लें कि ये यूडियल लोड है, यूनिट लेंथ लोड है, 1 फीट के ऊपर या 1 मीटर पे अप्लाई हो रहा है और लग कितने स्पैन पे रहा है, सारे स्पैन पे रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टोटल लोड निकालेंगे। टोटल लोड निकालने के लिए क्या करेंगे, यूडीएल को स्पैन से मल्टीप्लाई कर देंगे, W/L कर देंगे। यूडीएल को जब भी स्पैन से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट लोड बनता है और उतने ही स्पैन के ये सेंटर में आ जाता है। तो जब किसी भी बीम के सेंटर पे लोड अमल करता है और बीम सिंपली सपोर्टेड हो और नंबर ऑफ सपोर्ट भी 2 हो, तो आधा लोड एक सपोर्ट बर्दाश्त करती है, आधा लोड दूसरी सपोर्ट बर्दाश्त करती है। तो टोटल लोड हमारे पास WL था, हाफ लोड बनेगा WL/2 एक सपोर्ट बर्दाश्त करेगी और WL/2 दूसरी सपोर्ट बर्दाश्त करेगी। तो फिक्स हैंड के ऊपर अगर आप बेंडिंग मूवमेंट लेते हैं, फार्मूला दोबारा आप देखेंगे, मूवमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स आ जाएगी WL/2 और डिस्टेंस स्पोर्ट्स के ऊपर क्या ज़ीरो है, तो WL/2 इंटू ज़ीरो करेंगे, ज़ीरो आ रही। तो दोनों स्पोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग क्या होगी, ज़ीरो होगी। मैक्सिमम कहाँ पे होगी, सेंटर पे होगी। तो आप क्या करें, फोर्स इनटू सेंटर तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको ज़रब कर दें। तो फोर्स है WL/2, सेंटर तक फासला क्या बनेगा, L/2 होगा सेंटर तक फासला, तो इसको L/2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस। अब ये देखें कि ये जो यूडियल लोड है, ये तो हमने जो पहली फोर्स ली है ये रिएक्शन की फोर्स है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्पैन है इसके ऊपर से आने वाला यूडियल लोड भी है। तो यूडियल लोड कितना है, W है, स्पोर्ट्स से लेकर सेंटर तक फासला कितना है, L/2 है। तो यूडीएल को फासले से कितनी बार ज़रब देते हैं, 2 बार देते हैं, एक दफ़ा पूरे फासले से, दूसरी दफ़ा उसी फासले के हाफ के साथ। तो W ज़रब L/2 करेंगे, ये पॉइंट लोड बन जाएगा और इतने स्पैन के ये सेंटर में आ जाएगा। तो सेंटर से मूवमेंट बनाने के लिए दोबारा आप क्या करेंगे, हाफ डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो L/2 का हाफ डिस्टेंस बनेगा L/4। तो आप इस सारी जो है इक्वेशन को सॉल्व कर लें, ये बनेगा WL²/4 माइनस WL²/4 इंटू 2 बनेगा 8। तो अब इसका आप एलसीएम ले लें, 8 4 2 बार 8 होगा, तो यहाँ से 2WL² माइनस WL², तो 2WL² माइनस WL² करेंगे तो WL²/8 आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर बीम जो है वो सिंपली सपोर्टेड है, उसकी सपोर्ट्स के ऊपर बेंडिंग मोमेंट ज़ीरो होती है और सेंटर के ऊपर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होती है, चाहे वो पॉइंट लोड वाला केस हो, चाहे वो यूडीएल वाला केस हो। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।